पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। सरसों की फसल में लगने वाले कीट और नियंत्रण पर जानकारी। सर्दियों के मौसम में बकरियों की देखभाल पर जानकारी। एंथोरियम फूल का उत्पादन है एक अच्छी आय का जरिया। अपने प्रदेश में जिन किसानों ने सरसों की फसल लगा रखी है, उनकी फसल में इस समय कई प्रकार के कीटों का प्रकोप दिखाई दे रहा है। तो किसान भाइयों, आप सरसों की फसल में लगने वाले कीटों का नियंत्रण किस प्रकार से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं सस्य वैज्ञानिक। किसान भाइयों, सरसों में लगने वाले कीड़ों की मुख्य रूप से बात करें तो माहू या जिसको अपन एफिड कहते हैं या चेपा कहते हैं, उसका आक्रमण इसमें सबसे ज़्यादा होता है। जिन किसान भाइयों ने सरसों की फसल समय पे बो दी है तो उसमें तो माहू का आक्रमण वैसे कम लगता है। फिर भी जिस तरह से तापमान में अनियमितता हो रही है, वातावरण में अनियमितता हो रही है, उससे फिर किसान भाइयों को सजग रहने की आवश्यकता है। और जिन किसान भाइयों ने 15 अक्टूबर बाद सरसों को बोया है, उसमें निश्चित तौर पे मोइले का आक्रमण शुरू हो जाएगा। और इसका आक्रमण किसान भाइयों दिसंबर के अंतिम सप्ताह से लेके मार्च तक इसका आक्रमण रहता है। किसान भाइयों, माहू या चेपा जो जिसको कहते हैं, इसकी वयस्क और निम्फ दोनों अवस्था, निम्फ जिसको शिशु कहते हैं, दोनों ही अवस्थाएं हानिकारक है, जो कि पत्तियों से रस चूसती है, पत्तों के कोमलांगों से रस चूसती है। और साथ ही ये जब रस चूसती है तो उसमें आप देखेंगे कि एक मधु स्राव भी स्रावित करती है, जिससे कि फफूंद का आक्रमण शुरू हो जाता है। और इसके पौधे की वानस्पतिक अवस्था पे है, फलियाँ लगने पे है, फूल लगने पर इस माहू का आक्रमण होता है। और इसके आक्रमण से आप देखेंगे कि या तो फूल बनेंगे नहीं, अगर फूल बन जाएंगे तो उसमें फलियाँ बहुत कम लगेगी, और फलियाँ कम लगेगी भी सही तो उसमें दाने की मात्रा बहुत कम होगी, दानों में तेल की मात्रा कम होगी, और दाने बिल्कुल छोटे या फलियाँ में चिपचिपी या इस तरह हो जाएगी। और इसमें माहू जो है किसान भाइयों, ये दो तरह का होता है, एक तो पंख वाला और एक बिना पंख वाला। जो पंख वाला होता है वो उड़ता है और अपनी जनसंख्या को बढ़ाता है, और जो बिना पंख वाले होते हैं, जो कि हरे चमकीले पीले रंग के या भूरे रंग के जो माहू होते हैं, फसलों से के कोमलांगों से चिपके रहते हैं और उनसे लगातार वो रस चूसते रहते हैं। जो पंख वाले होते हैं, वे जैसे ही वातावरण में तापमान बढ़ता है, ये उड़ के विभिन्न बीमारियों का संचारण करते हैं, मतलब एक वेक्टर का कार्य करते हैं। और मुख्य रूप से किसान भाइयों, इसमें जनसंख्या बढ़ने का मुख्य कारण इसमें पार्थिनोजेनेसिस है, या अनिषेचक फलन भी कहते हैं। इसकी वजह से क्या होती है, जो इसकी मादा होती है वो बिना प्रजनन के ही शिशुओं को जन्म दे देती है। और जैसे ही तापमान बढ़ता है, ये जो पंख वाले कीड़े उड़कर गर्म स्थानों पर चले जाते हैं, और इसके माहू के आक्रमण के लिए सबसे अनुकूल तापमान 8 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसके लिए अनुकूल रहता है। और वातावरण में आर्द्रता अगर 70 से 80% आर्द्रता रहती है तो वो माहू के लिए अनुकूल रहती है। इसीलिए आप देखोगे किसान भाइयों की जनवरी से लेकर मार्च तक इस कीट का आक्रमण बहुत ज़्यादा होता है। एक मादा कम से कम 8 से 25 तक नीम
या बच्चों को पैदा करती है और इसका जीवन काल लगभग 9 से 12 दिन तक होता है। इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी आक्रमण करता रहता है। इसके नियंत्रण की, अगर महू के नियंत्रण की बात करें तो किसान भाइयों इसमें रसायन का प्रयोग तभी करें जबकि इसका संख्या आर्थिक हानि स्तर से ज़्यादा हो जाए। इससे पहले आप ये जरूर ध्यान रखें कि जैसे ही माहू का आक्रमण हो गया है तो उस वक्त ग्रसित भाग को आप उखाड़ लें और उसको जला देवें और या गाड़ देवें या नष्ट कर देवें। दूसरा ये है कि किसान भाइयों इसमें खाद और उर्वरक की बिल्कुल संतुलित मात्रा का आप इसका प्रयोग करें। होती कोशिश इसको हमेशा समय पर बो लेना चाहिए, मतलब 15 अक्टूबर से इसको पहले अपने को बो लेना चाहिए। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बहुत जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे राज्य के जो किसान बकरी पालन कर रहे हैं वो उनसे अधिक लाभ तभी ले सकते हैं जब उनकी देखभाल और प्रबंधन मौसम के अनुसार की जाए। तो अभी ठंड का मौसम प्रारंभ हो गया है और इस मौसम में बकरियों की देखभाल कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र कालूखेड़ा, जिला रतलाम के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर DR पचौरी। किसान भाइयों, बकरी को गरीब की गाय कहा गया है। जो लघु किसान हैं या भूमिहीन किसान हैं वो इस व्यवसाय को आराम से अपना सकते हैं और फायदा ले सकते हैं। जो बकरी पालक हैं उनको शीतलहर या सर्दी से बकरियों को कैसे बचाया जाए उसका विशेष ध्यान रखना है कि जो भी हमारा बाड़ा है उसके चारों तरफ जो जालियां हैं या जो खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, उन पर हमको प्लास्टिक के पर्दे या गनी बैग जो जूट का कट्टा होता है उसके पर्दे बना के लटकाना बहुत ज़रूरी होता है। उनको शाम के समय गिराया जाता है और सुबह के समय उन पर्दों को हटा दिया जाता है जिससे धूप हमारे बाड़े में आए और बाड़ा जो गीला हो गया है वो सूखता रहे। और जब हम पर्दे गिराते हैं उससे क्या है कि हवा का आवागमन बंद हो जाता है और टेम्परेचर बाड़े का बढ़ जाता है जिससे बकरियां आराम से रह सकती हैं और अपने को उस क्लाइमेट में ढालने की कोशिश करती हैं। दूसरे की जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनकी मृत्यु दर बढ़ जाती है सर्दियों के समय में। उनमें दो बातें होती हैं। एक तो जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद उसको टिंचर आयोडीन लगाना जरूरी है क्योंकि उसका जो नाल होता है उसमें मैगट पड़ जाते हैं, पस पड़ जाता है, उससे का बचाव करना है। दूसरे उसको पिपराजिन सिरप 15 दिन पर 10-10 ml 15-15 दिन पर उसको पिलाना बहुत ज़रूरी होता है। तीसरे, बच्चों को जब भी हम सुबह के टाइम दूध पिलाते हैं तो उन बकरियों का दूध हमको बाड़े के अंदर ही पिलाना है, नमक के खुले आसमान के नीचे, क्योंकि सुबह का टेम्परेचर बहुत कम होता है और जब बच्चा बाड़े से बाहर आएगा तो उसको निमोनिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जब रात को हम बच्चे को बाड़े में रखते हैं तो उसके नीचे घास का, पुआल का और जो सूखे भी वेस्टेज चीज़ें हैं जैसे घास है, इसकी पत्तियां हैं, उनका बिछावन हम लोग करते हैं। लेकिन बिछावन मुलायम होना चाहिए जिससे बच्चे उसमें आरामदायक महसूस कर सकें। ये नहीं कि हार्ड जैसे कड़वी या मक्का के डंठल या ऐसी चीज़ें नहीं डालनी है, क्योंकि उसमें जब बच्चा बैठेगा तो उसमें थोड़ी सी बच्चा दिक्कत महसूस करेगा और वो आराम से बैठ नहीं पाएगा। आजकल बकरियों की किडिंग सीजन चल रहा है, जन रही हैं बकरियां। तो जैसा कि अभी आपको दिखाएंगे हम, उसमें बकरियों को जो जनने वाली हैं उनको 2 या 3 दिन पहले अलग बाड़े में बंद करें, जिससे क्या है कि जो दुधारू बकरी हैं या जो ड्राई बकरी हैं जो दूध नहीं दे रही हैं वो बकरियां उनको मारेंगी और उससे क्या है कि जो उनके गर्भ में बच्चा है उसको चोट लगने की संभावना रहती है, गर्भपता होने की संभावना रहती है। तो इसलिए उन बकरियों को आपको ब्याने से 2 या 3 दिन पहले अलग करके रखना है। जब बकरी ब्याह जाती है तो उस बच्चे को साफ करके अलग रखना है और उसका जो खीस है उसको आपको पिलाना है। ध्यान रखें खीस ज़्यादा न पिलाएं। शुरू में 100 ग्राम खीस पर्याप्त होता है। फिर धीरे धीरे के जब वो जेर
मतलब जो जड़ गिरा देगी बकरी, उसके बाद जड़ को फेंक देना है। ध्यान रखें उस जड़ को बकरी खाने न पाए, क्योंकि उससे पॉइजनस के चांसेस हो जाते हैं। और जड़ गिराने के बाद बच्चे को आप और दूध पिलाएं और साफ सफाई करके उसको स्वस्थ रखें। शाम के समय बच्चे को आपको टिंचर आयोडीन उसमें और लगानी है। जो टिंचर आयोडीन हमने लगाने के दिखाया था, उससे क्या है, जो मृत्यु दर है इसमें क्या है कि पस पड़ेगा और कीड़े पड़ जाते हैं और बच्चे की मृत्यु दर बढ़ जाती है। जब आप टिंचर आयोडीन लगाएंगे, ये 3 या 4 दिन आपको लगानी है, 3-4 दिन में उसका नाल सूख के गिर जाता है। तो दिन में 3 बार आपको टिंचर आयोडीन उससे लगानी है। समय समय से आपको दूध पिलाना है। दिन में 3 बार उसको दूध पिलाना है। और जो बकरी बच्चा जनी है उसको आप लोगों को ध्यान देना है, 200 से 300 ग्राम उसको दाना और खिलाना है, क्योंकि उसके जो उसका ब्लड निकल गया है, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए उसको अलग से दाना और देने की जरूरत पड़ेगी। और नवंबर के महीना में PPR, जिसको हम बकरियों की प्लेग बोलते हैं, उसका टीकाकरण होता है। तो जो नज़दीकी आपके पशु अस्पताल है वहाँ जाके आप कह सकते हैं और वो डॉक्टर साहब आपके यहाँ बकरियों में आके PPR का टीका लगा सकते हैं, जिससे उनको जो प्लेग की बीमारी है उससे बचाव हो जाएगा। किसान भाइयों, सर्दियों में एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, जो बकरियों को हम पानी पिलाते हैं वो रात का पानी नहीं पिलाना है। जो ताज़ा पानी है आप बाल्टी से लाएं या तगारी में रखें, जो ट्यूबवेल है, कुआं है या हैंड पंप है, उसका ताज़ा पानी बकरी को पिलाएं तो सही रहेगा, क्योंकि रात का पानी काफ़ी ठंडा हो जाता है और बकरी पिएगी भी नहीं उसको। तो इसलिए ताज़ा पानी बकरी को पिलाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यही समय होता है बकरी दूध भी देती है, हरा चारा भी खा रही है, दाना खा रही है, लेकिन पानी नहीं पिएगी तो दूध की मात्रा कम हो जाती है। इसलिए बकरियों को स्वच्छ पानी पिलाना भी अति आवश्यक होता है। जैसा कि शीतकाल में बकरियां जंगल भी नहीं जा रही हैं, बाड़े में ही रह रही हैं, तो गंदगी भी हो जाएगी, जबकि बकरी साफ सुथरी रहना पसंद करती है, सफाई में बैठना पसंद करती है। इसलिए बाड़े की सफाई नियमित करनी है आपको, रोजाना उसमें सुबह और शाम झाड़ू लगाना है और 1 हफ्ते बाद उसमें चूना जरूर डालना है, जिससे क्या है जो भी उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेज हैं बकरियों में वो कम हो जाते हैं और उससे दुग्ध उत्पादन पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है, दुग्ध उत्पादन अच्छा हो जाता है। तो किसान भाइयों, आप लोगों से बस यही अपेक्षा करते हैं कि आप बकरी जो पाल रहे हैं वो बच्चों की मृत्यु दर को रोकें, अधिक से अधिक दुग्ध उत्पादन लें और साफ सफाई का सेट का बहुत विशेष ध्यान रखें, तभी अच्छा दुग्ध उत्पादन आप लोग ले सकते हैं। और आगे भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। एंथोरियम एक सजावटी फूल है जिसकी मांग बड़े शहरों में बढ़ रही है और इस बढ़ती मांग को देखते हुए किसान भाई पॉली हाउस में इसकी खेती करने लग गए हैं और अच्छी आय भी अर्जित कर रहे हैं। तो जो भी किसान भाई इसकी खेती करने जा रहे हैं वो किन किन वैज्ञानिक पहलुओं को अमल में लाएं, आइए जानते हैं उद्यान विशेषज्ञ डॉक्टर परमवीर सिंह से। आज हम आपको बताएंगे एंथोरियम की खेती के बारे में। यह पौधा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि पहले यह विदेशों में ही होता था, जो कि आज भारत में अच्छी तरह से उगाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम मीडिया का महत्वपूर्ण इसमें रोल रहता है। इसके लिए हम सबसे ज़्यादा कोकोपीट, कोको हस्क एवं लीफ मोल्ड का प्रयोग कर सकते हैं तथा नालियां बनाकर उसमें लीफ मोल्ड या कोको हस्क, कोकोपीट की बेड बनाई जाती है। उसके उपरांत इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है प्रजाति का चुनाव। तो महत्वपूर्ण वैरायटी न्यू ऑरेंज, जेविया एंड एंजल और अन्य वैरायटी भी जो लगाई जा सकती है। इसके उपरांत हम पौधे इसके टिश्यू कल्चर से पौधे प्राप्त कर सकते हैं। टिश्यू कल्चर के पौधे अभी ज़्यादातर प्राइवेट कंपनियों द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं।
है इसके पौधे टिश्यू कल्चर द्वारा इसका प्रोपगेशन होता है, जो कि 25 से 35 रुपये प्रति पौधा प्राप्त किया जा सकता है। पौधा प्राप्त करने के उपरांत इसका पौधारोपण किया जाता है। इसके लिए 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर पौधे लगाए जाते हैं। डबल रो में इसके पौधे लगा सकते हैं। पौधे लगाने के उपरांत इसमें महत्वपूर्ण होता है लीफ प्रूनिंग, क्योंकि यह एक पत्ती का ही मॉडिफाइड रूप है, इसलिए इसका लीफ प्रूनिंग ज़रूरी हो जाता है। हमेशा इस पे 5 से 6 पत्ती ही रखते हैं, बाकी पत्ती जो पुरानी होती जाती हैं उसको प्रून कर दिया जाता है। प्लांट लगाने के बाद इसका महत्वपूर्ण रोल जो है वो न्यूट्रिशन, अतः इसका न्यूट्रिशन का विशेषकर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसमें 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसमें उर्वरक वाटर में जो सोल्यूबल हैं उनका उपयोग करते हैं। इसमें क्योंकि ह्यूमिडिटी की अति महत्वपूर्ण उपयोगिता है, अतः 65 to 75% ह्यूमिडिटी हमेशा रहना चाहिए। इसलिए इसमें हमेशा स्प्रिंकलर से, फोगर से ह्यूमिडिटी बनाए रखते हैं। इसमें बैक्टीरियल ब्लाइट लगता है, इस प्रकार से इसमें रोटिंग होता है, जो कि ब्लाइट के कारण और फंगस के कारण होता है। बैक्टीरियल ब्लाइट होता है, इसके लिए हम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और प्लस बाविस्टिन का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि फंगल रूट रोटिंग जो लगता है उसका भी कंट्रोल हो सके। प्लांट रोपण करने के उपरांत 8 महीने बाद इसमें फूल चालू हो जाता है, जो कि 15 रुपये से 20 रुपये प्रति स्पाइक स्टिक के हिसाब से मार्केट वैल्यू इसका होता है। यह पौधा साल में 6 से 8 प्रति पौधा स्टिक मिलता है। इसके अंदर पेरेनियल क्रॉप है, जिससे कि हम एक बार लगाने के उपरांत 5 से 6 साल तक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसमें प्रति स्क्वायर मीटर 7 से 8 पौधे लगते हैं, जिसका कीमत 30 से 35 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर होता है। 500 स्क्वायर मीटर एरिया में 2 से 3 लाख रुपए प्रथम ईयर, उसके उपरांत 3 से 4 लाख रुपए प्रति ईयर 5 साल तक प्राप्त किए जा सकते हैं। और यह ऐसी जगह पे भी किया जा सकता है जिसका कोई उपयोग नहीं हो, बंजर ज़मीन पड़ी हो, क्योंकि इसके लिए अच्छी जगह की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मीडिया भी इसमें दूसरा बाहर का यूज करते हैं तथा प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में होता है, शेड नेट के अंदर होता है। इसलिए हम अनुपयोगी ज़मीन में इसका उपयोग कर सकते हैं। और एक किसान जो छोटी जगह रखता है, 1 कट्ठा 2 कट्ठा, उसको आराम से इसको उगाया जा सकता है। हमारे राज्य के जिन भी किसानों ने अफीम की बुआई कर दी है, उसकी फसल बढ़वार की भिन्न भिन्न अवस्थाओं पर होगी और इन अवस्थाओं पर फसल में विरलीकरण, खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन के साथ साथ कीट और रोगों का नियंत्रण करना भी जरूरी होता है। तो अफीम की फसल में इन्हीं सब कार्यों को कब और कैसे करना है, इसकी जानकारी दे रहे हैं ग्राम कंसेर, जिला रतलाम के प्रगतिशील किसान शिव नारायण चौधरी। किसान भाइयों को मैं सलाह देना चाहता हूं कि जिन्होंने समय से अफीम की बोवनी कर दी है, लगभग उनकी फसल 35 से 40 दिन अवस्था वाली हो चुकी है। इस समय किसान भाइयों को खास काम ये करना है कि पौधे की छनाई करें। पौधे की छनाई करते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखें कि लगभग उनको 4 इंच की दूरी पर रखें। यदि हम निर्धारित मात्रा में जितनी दूरी चाहिए उतनी अभी से यदि पौधों से पौधे की दूरी कर देते हैं, तो आगे आने वाले समय में कई प्रकार के रोग और कई प्रकार की व्याधियां जो होती है वो पौधों के ऊपर आक्रमण करती, जिससे हमारे प्रति वर्ग मीटर में वांछित पौधों की संख्या हमको प्राप्त नहीं हो पाती है। तभी प्रथम छनाई में किसान भाई इस बात का विशेष ध्यान रखें कि लगभग 4 इंच की दूरी पर पौधे से पौधे की दूरी रखें। और उसमें इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि जो छोटे मोटे पौधे हैं वो यानी उनको उखाड़ ले और एक समान ऊंचाई वाले पौधे रखें और रोगग्रस्त पौधों को पहले उखाड़े और उनको दूर ले जाकर खेत से दूर गड्ढे खोद के उसको दबा दें। और अनावश्यक रूप से जो खरपतवार उगकर आते हैं उनकी छटाई कर दें। लेकिन आप दूसरी छनाई करेंगे तो उस वक्त आपके पौधों की जो दूरी होती है वो आपको मेंटेन करने के लिए आपको मैं एक तरीका बताना चाहूँगा कि 1 मीटर लंबाई में 1 मीटर चौड़ाई में एक लकड़ी का
वर्गाकार आप हिस्सा डोरियों से बांध ले और उसको क्यारे में किसी भी स्थान पर रख दें। यदि आपको उस 1 वर्ग मीटर में पौधों की संख्या 35 से 40 यदि मिलती है, मतलब आपने निर्धारित दूरी पे पौधों की संख्या रख दी है, और यदि इससे कम या ज़्यादा है तो आपको आगे चल के जब उत्पादन लेना है तब आपको इसका विपरीत प्रभाव देखने को मिलेगा। तो इसके लिए सामान्यतः मैं बताना चाहूँगा कि लगभग अपन पौधों से पौधों की दूरी रखते हैं 1 स्क्वायर मीटर में, तो सामान्यतः हाथ से अपन नापते हैं तो 1 मुठ स्थानीय भाषा में जिसको बोलते हैं, या 6 से 7 इंच या 8 इंच की दूरी पर रखते हैं। तो उसको निर्धारित करने के लिए आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, टेक्निक आजमा सकते हैं कि हाँ निर्धारित वांछित संख्या में पौध संख्या रह रही कि नहीं रह रही। इसका इस्तेमाल आप आखिरी छनाई के वक्त करें। तापमान में बढ़ोतरी होने के कारण लगातार ये भी निगरानी रखें कि तापमान बढ़ने के कारण कई पौधे सूख तो नहीं रहे, उनको बराबर तापमान को बराबर नियत बनाए रखने के लिए आप सिंचाई का इस साल विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इस वर्ष बहुत ज़्यादा गर्मी है, उम्मीद से ज़्यादा गर्मी गिर रही है। इससे पौधे अंकुरित होने के बाद लगभग आप देखेंगे 1 से 2 सेंटीमीटर के पौधे और उसके बाद भी वो सूख रहे हैं। तो लगातार सिंचाई देखिए, अपने खेत का तापमान, अपने पौधों का तापमान बनाए रखें। यदि 20 दिन से ज़्यादा की आपकी फसल हो गई है या 25 से 30 दिन की अवस्था वाली है तो उसमें आप सिंचाई करें तो उसमें नाइट्रोजन अवश्य दें। नाइट्रोजन देने से क्या होगा कि पौधों में जितना हरापन होना चाहिए, हरापन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा पौधों में भोजन बनाने के काम आता है, तो वो पौधे को बाढ़ में अच्छी तरह मदद करेगा। इसके साथ ही किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहूँगा कि यदि आपको लगे कि आपके पौधे कमजोर हैं, अच्छी तरह बाढ़ नहीं कर रहे हैं, तो आप सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते हैं वो रेडीमेड बाजार में मिलते हैं, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरान, कॉपर ये सब मात्रा रहती है, आयरन भी रहते हैं। तो ये पौधे के लिए जैसे हमारे शरीर में विटामिन काम करते हैं, ऐसे पौधे के शरीर में ये सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते हैं वो पौधे को तंदुरुस्त रखने का कार्य करते हैं और पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। यदि आपने सूक्ष्म पोषक तत्वों का इस्तेमाल किया तो आपका पौधा विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छी बढ़वार करेगा और आपको अच्छा उत्पादन देगा। और विशेष करके इस वर्ष वातावरण में जितनी ठंडक होना चाहिए उतनी ठंडक नहीं है, जिससे कि फफूंदजन्य रोग जितने होने चाहिए वो एक साथ आक्रमण कर रहे हैं पौधों पर, और इसके कारण पौधे की पत्तियों में आप देख रहे हैं कि धब्बे, जिनको हम स्थानीय भाषा में खाकरा रोग कहते हैं, वो भी आने की संभावना है और लगभग किन्हीं पौधों पे आक्रमण कर ही दिया है। और दूसरी बात ये कि जो कोड़िया रोग होता है, जिसको काली मस्सी या डाउनी मिल्ड्यू बोलते हैं, उसका भी आक्रमण हो चुका है। तो इसके लिए आप सबसे पहला स्प्रे यदि करें तो आप कॉन्टैक्ट फंजीसाइड का कर सकते हैं, जिसमें डाइथेनियम 45 आती है। इसकी मात्रा जो होती है वो 2 ग्राम प्रति लीटर के मान से या 1.5 ग्राम प्रति लीटर के मान से घोल के अच्छी तरह पौधों को तर कर दे। और यदि पौधा छोटा है और उसकी यदि आपको ध्यान से निगरानी करेंगे तो यदि आपको लगेगा कि पौधा सूख रहा है तो उसमें कटवा इल्ली का प्रकोप है, भूमिगत प्रकोप होता है, या इसके लिए क्लोरोफाइरिफास नामक एक दवा आती है, उसको आप पानी देते समय बूंद बूंद करके टपका दे तो वो एक साथ रूप से जमीन में फैल जाएगी और अंदर जो कटवा इल्ली रहती है वो मर जाएगी। इसके अलावा यदि आप स्पर्शी फफूंदनाशक के साथ यदि आप अंतर प्रवाही फफूंदनाशक भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक रेडीमेड फार्मूला आता है जिसमें 8% मेटालेक्सिल होता है, 64% मैनकोजेब होता है। इन दोनों का फार्मूलेशन होता है, रेडीमेड बाजार में मिलता है, ये लेके भी आप स्प्रे कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि दवा का जो सांद्रण होता है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज्यादा होने से क्या होगा कि पत्तियों पर दाग पड़ जाएंगे और फिर आप समझेंगे कि ये बीमारी के कारण हुए। लेकिन ज्यादा सांद्रता दवा की या पाउडर की ज्यादा सांद्रता होने से भी पत्तियां सूखी हो सकती है, उनका क्लोरोफिल नष्ट हो सकता है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें और लगातार सुबह शाम खेत की निगरानी करते रहे। वैसे लगभग रिकमेंड की जाती है किसान भाई यदि 10 से 15 लीटर की टंकी इस्तेमाल करते हैं, हाथ से चलने वाला पंप इस्तेमाल करते हैं तो 10 आरी में लगभग 10 टंकी इस्तेमाल करना चाहिए और एक टंकी में लगभग 15 से 20 ml दवाई की मात्रा लेना चाहिए। यदि इतना सांद्रण रहेगा तो कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालेगा और पौधा अच्छी तरह से बढ़वार करेगा। किसान भाइयों, यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अपनानी है तो आप अपना आर्थिक लाभ कमाने के साथ साथ राष्ट्र के निर्माण में, भारत को विदेशी मुद्रा दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं और आगे चल के आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, समाज मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। धन्यवाद। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब भी इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है खुरई जिला सागर के उमेश यादव ने। आपने भैंस की मुर्रा नस्ल पर जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। अधिक से अधिक दुग्ध उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमारे देश में
उन्नत महिषवंशी पशुओं की जो नस्लें हैं उनके बारे में जानकारी देने के लिए उपस्थित हूँ। भैंसों की जो प्रमुख नस्लें हैं उनमें जो प्रमुख नस्ल है वह है मुर्रा नस्ल। यह मुर्रा नस्ल की जो भैंस है यह हरियाणा राज्य के रोहतक, जिंद, हिसार आदि जिलों में पाई जाती है। वहाँ से हमारे पशुपालक भाई इस भैंस को ला करके इन मुर्रा भैंसों का लालन पालन अच्छी तरह से कर रहे हैं। इस मुर्रा भैंस की जो विशेषता होती है वह यह होती है, यह काले रंग की होती है। इसके जो सींग होते हैं घुमावदार होते हैं और अंदर की ओर मुड़े हुए होते हैं। इनकी शारीरिक जो वजन होता है वो 400 से 500 किलोग्राम के बीच में होता है। आयन पूर्णतः विकसित होते हैं, चारों थन समान होते हैं और इनका जो दुग्ध उत्पादन है वह 5 लीटर से 7.5 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से आंका गया है। और यह भैंस की जो नस्ल है भारतवर्ष की सर्वोत्तम नस्ल मानी जाती है और इसे भारत का गौरव भी कहा जाता है भैंस के नस्लों के मामलों में। तो राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अच्छी बढ़वार हेतु केला की फसल का प्रबंधन, मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसानों को साप्ताहिक कृषि सलाह। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो हमारा पता नोट कर लीजिए। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatamp@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। और फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।